हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक गुप्तोत्तर वंश के ऊपर होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में हमने गुप्त वंश के सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, चाहे वो गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत हों, शासक हों, या गुप्त काल में जो साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, जो भी क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की बात करूँ, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। क्यों भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है, इसे भी हमने देखा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि गुप्त काल के बाद जो वंश देखने को मिलते हैं, जो शासक हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि जब गुप्त काल समाप्ति के कगार पे था, गुप्त काल का पतन हो रहा था, उस समय जो गुप्त काल के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए, छोटे छोटे क्षेत्र उभर कर सामने आए, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की भांति सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे कोई भी साम्राज्य हो, हमेशा उसका वर्चस्व बना नहीं रह सकता। कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें उसका पतन निश्चित होता है। इसी क्रम में जब हमने देखा था कि जो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले बृहद साम्राज्य के रूप में देखते हैं, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य के बाद जो हमने मौर्योत्तर वंश देखे, तो हमने देखा कि कैसे जो पूरा भारत देश था, मतलब जो क्षेत्र था, वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया था, है ना। छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग राजा जो है शासन कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जब गुप्त साम्राज्य उभर कर सामने आया, मौर्य के बाद जो हम सबसे बड़ा साम्राज्य देखते हैं, मौर्य वंश के बाद अगर किसी साम्राज्य के रूप में किसी को उभरता हुआ देखते हैं तो वो तो गुप्त साम्राज्य होता है ना। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य भी अपने पतन की ओर अग्रसर होता है, तो जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है तो यहाँ भी जो क्षेत्र है वो अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। मतलब अनेक छोटे छोटे राजा जो है उभर कर सामने आते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज देखने वाले हैं और उनमें प्रमुख रूप से हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो पुष्यभूति वंश के शासक होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ। तो देखिए, गुप्त वंश का पतन, एक तो हुणों का आक्रमण। मैंने आपको बताया था कि स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल किया था, है ना। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो शासक थे, है ना, वो हुणों के आक्रमण को विफल करने में सफल नहीं हो पाए, है ना। तो जो हुण थे वो कंटिन्यू भारत पर आक्रमण कर रहे थे। हुण कौन थे? मध्य एशिया की एक जाति थी, बताई थी मैंने, खानाबदोश जनजाति थी, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, हमारे मतलब भारत पे आक्रमण कर रहे थे, गुप्त साम्राज्य पे बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो जो स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हैं, जैसे विष्णुगुप्त, मैंने आपको लास्ट शासक बताया था, वहाँ तक के जो शासक हैं वो हुणों का मतलब उनका विरोध नहीं कर पाए, उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए एक कारण तो हुण थे। दूसरा, इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि हमने देखा था कि गुप्त काल की जो जानकारी है, उनके स्रोतों में सिक्कों का बहुत महत्व है। तो जो सिक्के थे, है ना, जो चंद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय जो सिक्कों की क्वालिटी थी, सोने की मात्रा जो होती थी वो अधिक थी। लेकिन जो गुप्त काल के जो अंतिम शासक हैं, उनके आते आते सिक्कों में सोने की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। वो सिक्के जो है उस गुणवत्ता के नहीं होते जो पहले के शासकों ने जारी किए थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, सामंतवाद का उदय हुआ था, उसके कारण भी गुप्तों का पतन हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद जो हम गुप्तोत्तर काल पढ़ने वाले हैं, उसका कालक्रम आपको याद रखना है। 550 ईस्वी से लगभग 850 ईस्वी के बीच का हम काल देखेंगे। इसमें जो हम राजवंश पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, तो जो गुप्तोत्तर काल है उसे हम दो पार्ट में देखेंगे। एक तो यही जो 550 ईस्वी से 850 ईस्वी तक का काल देखेंगे, है ना। और इसके बाद का जो काल है ना, वो हम लगभग 850 ईस्वी से 1200 या 1250 ईस्वी तक देखेंगे, जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। राजपूत वंशों का उसमें शासन होता है, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाएगा और एक दो लेक्चर हमारा दक्षिण भारत के राजवंश है उसके ऊपर होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं जो ये 550 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच कौन कौन से शासक हैं जो उभर कर सामने आए, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, मतलब उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पुष्यभूति वंश उभर कर सामने आता है।
पुष्यभूति वंश, इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी होती है वो थानेश्वर होती है। ठीक है, राजधानी क्या होती है? थानेश्वर होती है। वैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, इसकी राजधानी कन्नौज होती है और यहाँ पे मौखरी वंश का शासन होता है। किसका शासन होता है? मौखरी वंश का शासन होता है, और इसके जो शासक होते हैं वो ग्रहवर्मा होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी पुष्यभूति वंश का और ग्रहवर्मा का कैसे आपस में संबंध होता है, क्या होता है। मैं आगे आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जो प्राचीन भारत है उस समय है ना, ये जो गुप्तोत्तर काल है, इस समय असम को कामरूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कामरूप, है ना। तो आपको याद रखना है, कामरूप किसका नाम था? असम का नाम था। ठीक है, वैसे जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर गौड़ वंश का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? गौड़ वंश का शासन था। और यहाँ पे एक राजा होता है शशांक, जिसके बारे में आपको देखना है। ये शशांक वही है जिन्होंने बोधि वृक्ष है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और उनकी जड़ों में आग लगवा दिया था, मतलब नष्ट करने का पूरा प्रयास किया था। किसने? शशांक ने। तो आपको याद रखना है, शशांक कौन से वंश का राजा है? तो गौड़ वंश का राजा है, और इसका शासन कहाँ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में था। ठीक है, अगर वैसे ही देखें, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, मालवा वाले क्षेत्र में देवगुप्त का शासन होता है। किसका शासन होता है? देवगुप्त का शासन होता है। और वैसे ही जो दक्षिण वाला एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, वहाँ पर हम देखेंगे चालुक्य वंश, मतलब वातापी के जो चालुक्य हैं वो कर्नाटक वाला क्षेत्र। इसमें हम पुलकेशिन द्वितीय इसलिए अभी यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा जो इनके दरबारी कवि है रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखा गया था क्या? ऐहोल प्रशस्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है, इसलिए हमें इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो अभी जितने मैंने वंश बताए, जितना क्षेत्र जिसमें जो शासक है ये सब बताए, इसमें हमें मुख्यतः पुष्यभूति वंश को ही पढ़ना है, वर्धन वंश को ही पढ़ना है। बाकी के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी है जो वर्धन वंश से ही रिलेटेड है, तो आप इसे सुनिएगा और एकदम कहानी के माध्यम से समझिएगा, तो आपको ये जो वर्धन वंश की जानकारी है, सारे फैक्ट है वो याद हो जाएंगे। और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, जिससे इस वंश की सारी जानकारी आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए फिर देखते हैं वर्धन वंश के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है ना, गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है ना। तो जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, हरियाणा वाला क्षेत्र था, वहाँ पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का उदय हुआ है ना। तो इस वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो देखिए, साहित्यिक स्रोत की बात करूँ तो जो वेनसोंग है, वेनसोंग कौन? जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री भारत पर आया था, लगभग 6वीं सदी में ही आया था, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो वर्धन वंश का प्रमुख प्रतापी शासक है हर्षवर्धन, उसी के ही काल में वेनसोंग आता है। तो ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसोंग, आप ऐसे याद रख लीजिए, है ना। तो जो वेनसोंग है आता है लगभग 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में होता है, भारत में रहता है, और ये शिक्षा ग्रहण करता है नालंदा विश्वविद्यालय से, है ना। तो इसने अपनी पुस्तक सी युकी, ठीक है, सी युकी में भारत के जो उस समय सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, जो हर्ष का शासनकाल था, इसके बारे में वर्णन किया है। तो हमें एक तो वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत मतलब सी युकी से इसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, दूसरा हर्षवर्धन के ही दरबार में बाणभट्ट करके कवि थे, आपको याद रखना है, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना की। तो हर्षचरित्र से भी हमें इस वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने जो हर्षवर्धन राजा है उसके जीवन परिचय को पूरा लिखा है, और अपनी खुद की जो जानकारी है, मतलब बाणभट्ट ने स्वयं की जो जानकारी है वो हर्षचरित्र में लिखी है। ठीक है, और बाणभट्ट की एक और रचना है कादम्बरी, जिसे संस्कृत साहित्य का जो उत्कृष्टतम उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास संस्कृत साहित्य का कहा जाता है किसे? कादम्बरी को। तो कादम्बरी की रचना भी बाणभट्ट ने की है, और बाणभट्ट के कादम्बरी से, एक हर्षचरित्र से और एक कादम्बरी से हमें इस वर्धन वंश की, पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अभिलेख की बात करूं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आपको एक और याद रखना है, आर्य मंजूश्री कल्प, जो मैंने बौद्ध धर्म का बताया था, आर्य मंजूश्री कल्प, इसमें भी हमें इस वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, जो अभिलेख की बात करूं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं, तो जो ऐहोल प्रशस्ति है, मैंने आपको बताया ना, पुलकेशिन द्वितीय
जो चालुक्य वंश के हैं उनके जो ऐहोल प्रशस्ति है उसमें भी हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति में बताया गया है कि जो राजा पुलकेशिन द्वितीय है ना, और हर्षवर्धन है, जो इन दोनों के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, और जो हर्षवर्धन है वो पराजित हो जाते हैं। पुलकेशिन जो द्वितीय है उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। इसके बारे में किस में उल्लेख है? तो ऐहोल प्रशस्ति में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इनके जानकारी के स्रोतों से। इसके अलावा जो कल्हण की राजतरंगिणी है, जो मुख्यतः कश्मीर के इतिहास पर बेस्ड है ना, उसमें भी हमें पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। तो क्या क्या बताया मैंने? एक तो हेनसांग का यात्रा वृत्तांत, क्या था उसका नाम? सेयुकी। ठीक है, दूसरा बाणभट्ट की 2 रचनाएं, कौन सी? एक तो हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। ठीक है, तीसरा क्या बताया मैंने? ऐहोल प्रशस्ति, जो किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, और कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय, और हारा कौन था? तो हर्षवर्धन, है ना। इसके बारे में जानकारी कहाँ है? तो ऐहोल प्रशस्ति थे। तो ये सारे जो अभिलेख हैं, आर्य मंजूश्री कल्प है ना, मतलब इन सभी से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की जानकारी मिल रही है। ये तो जानकारी के स्रोत हो गए। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ के जो संस्थापक है और प्रमुख शासक है, राजधानी क्या थी। ठीक है, तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। ठीक है, इसलिए इन्हीं के नाम पर, पुष्यभूति के नाम पर ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है, और इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन, मतलब इस वंश के जो शासक थे प्रभाकर वर्धन, उन्हें ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वंश के जो शासक हैं उनके बारे में कुछ रोचक कहानियां हैं, जिसे आप सुनिए और आप उस कहानी के माध्यम से इन शासकों के बारे में अपने दिमाग में सारी चीज़ें याद करके रखिए। ठीक है, वर्धन वंश से हमें सिर्फ 2 शासकों के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है। जो प्रमुख शासक हैं उनमें एक तो प्रभाकर वर्धन का नाम आता है और दूसरा हर्षवर्धन का नाम आता है। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि प्रभाकर वर्धन को ही वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये इस वंश के प्रमुख शासक होते हैं। इन्होंने हुणों को पराजित किया होता है ना, मतलब जो हुण है उनका आक्रमण तो चल ही रहा होता है, गुप्त वंश से स्टार्ट होता है ना, तो इनके काल में भी चलते होता है। लेकिन प्रभाकर वर्धन से हुण जो है डरते थे, इन्होंने हुणों को पराजित किया था और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन से ही हमारी कहानी जो है रोचक ढंग से स्टार्ट होगी और हर्षवर्धन पर जाके खत्म होगी। तो आपको ये कहानी को अच्छे से सुनना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको ये जो वर्धन वंश की जानकारी है वो याद हो सके। कहानी के रूप में है, अच्छे से ही समझ आधारित है। तो चलिए सुनिए, जो प्रभाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन है, इनका विवाह यशोमती से होता है। किससे होता है? यशोमती से। और इनकी 3 संतानें होती हैं। ठीक है, कितनी संतान है? 3। 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री। तो जो तो पुत्र होते हैं उनमें तो एक होता है राज्यवर्धन, दूसरा होता है हर्षवर्धन। जो राज्यवर्धन है वो बड़ा पुत्र है और जो हर्षवर्धन है वो छोटा पुत्र है, और इनकी जो पुत्री है उनका नाम क्या है? राज्यश्री। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कन्नौज है, जिसकी राजधानी है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कन्नौज में किसका शासन होता है? मौखरी वंश का, जिस पे शासक होता है ग्रहवर्मन, है ना। तो प्रभाकर वर्धन क्या करता है? अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से करवा देता है। जो मौखरी वंश के शासक है, कन्नौज के जो शासक है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। ठीक है, अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो राज्यवर्धन जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसी बीच जब इधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, इसी बीच जो ग्रहवर्मा है ना, ग्रहवर्मा जो मौखरी वंश का शासक है, इसकी दुश्मनी किससे चल रही होती है? जो मालवा का शासक देवगुप्त, मैंने मैप में आपको सब चीज़ बताया हुआ था, है ना। तो जो मालवा का शासक है देवगुप्त, इससे इसकी दुश्मनी चल रही होती है। तो जो मालवा का शासक है देवगुप्त, वो कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और जो राज्यवर्धन का बहनोई है, कौन? ग्रहवर्मा, है ना। तो ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लेता है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने कि जो ग्रहवर्मा है उसका दुश्मनी किससे चल रहा है? मालवा के शासक देवगुप्त से चल रहा है। देवगुप्त उस पर आक्रमण कर देता है और ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और उसकी पत्नी जो है राज्यश्री, उसको बंदी बना लेता है और कन्नौज पर अधिकार करने लगता है। ठीक है, अब देखिए राज्यवर्धन के सामने 2-3 परिस्थितियां होती हैं। एक तो जो
मालवा का शासक है देवगुप्त, उसने उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया है ना, तो उसको उसकी कैद से छुड़वाना। दूसरा, उसकी बहनोई की हत्या कर दिया है देवगुप्त, है ना, तो उसका बदला लेना, प्लस उसने कन्नौज पर अधिकार जमाने की कोशिश की है, तो कन्नौज को मुक्त करना, वापस हथियाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके सामने होती है? राज्यवर्धन के सामने। तो इसी क्रम में वो क्या करता है, जो मालवा के शासक है देवगुप्त, उस पर आक्रमण कर देता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, अपनी बहन को छुड़ाने के उद्देश्य से देवगुप्त की हत्या कर देता है। लेकिन देवगुप्त का मित्र होता है जो मैंने बताया था बंगाल का शासक शशांक, है ना, जिसने बोधि जो वृक्ष है उसको कटवाया था, है ना। तो जो शशांक है वो क्या करता है, धोखे से, मतलब जो राज्यवर्धन है उसकी ओर अपने मित्रता का हाथ बढ़ाता है ना, और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये देवगुप्त की हत्या करता है वैसे ही जो बंगाल का शासक है, कौन, शशांक, है ना, वो क्या करता है, राज्यवर्धन को धोखे से मित्रता का झांसा देता है और उसकी हत्या कर देता है। इसी क्रम में जो उसकी बहन है, राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री, वो कैद से छुड़कर जंगलों की तरफ भाग जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाती है? जंगलों में चली जाती है, भाग जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ राज्यवर्धन की हत्या हो गई, जो राज्यश्री है वो जंगल में भाग गई, है ना, और जो शशांक है मतलब उसने तो हत्या कर दी राज्यवर्धन की। अब बचा कौन? पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन, है ना, जो उसका छोटा पुत्र था हर्षवर्धन, वो महज 16 साल की आयु में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, राज्यवर्धन, पहले तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, फिर राज्यवर्धन जो है अपनी बहनोई का बदला लेने के लिए मालवा के जो शासक है देवगुप्त, उस पर आक्रमण करता है, उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसी बीच जो देवगुप्त का मित्र है, कौन, शशांक, है ना, शशांक जो है बंगाल का शासक है, वो क्या करता है, राज्यवर्धन को धोखा देता है, झांसा में लेता है कि मैं उससे मित्रता करना चाहता है और उसकी धोखे से हत्या कर देता है ना। तो अब क्या हो गया, जो पुष्यभूति वंश है उसमें प्रभाकर वर्धन भी खत्म हो गया, राज्यवर्धन भी खत्म हो गया, बच्चा कौन, जो हर्षवर्धन है वो, है ना। तो ऐसे ही हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी में बैठता है, महज 16 साल की आयु में गद्दी में बैठता है। तो उसके सामने भी 3 परिस्थितियां होती है। एक तो उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी है, बंगाल के शासक जो गौड़ वंश के शासक है शशांक, उसने हत्या कर दी है, तो अपने भाई की हत्या का बदला लेना। दूसरा, जो बहन है वो क्या कर चली गई है, जंगल में चली गई है ना, तो उसे जंगल से वापस लाना, ढूंढ कर वापस लाना। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब क्या करता है, शशांक पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, शशांक पर बंगाल में आक्रमण कर देता है और शशांक को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बारे में एकदम स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, पर कहानियों में ऐसा बताया गया है। ठीक है, शशांक की हत्या करने के बाद वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है कन्नौज में, जंगल में, है ना, और वहाँ पर जाने के बाद जब वो अपनी बहन को ढूंढ लेता है तो उस समय उसकी बहन जो है वो सती होने वाली ही रहती है। मतलब अपने उस समय ऐसी प्रथा चलती थी, है ना, कि जब पति मर जाता है तो फिर स्त्रियाँ जो है वो सती हो जाती थी। तो जो उनकी बहन है वो आत्महत्या करने वाली रहती है, सती होने वाली रहती है, उसी समय जाकर वो अपनी बहन को बचा कर ले आता है। ठीक है, तो अब हर्षवर्धन ने महज 16 साल की आयु में ही बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली। देखो, उसने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया शशांक से, है ना, बंगाल के शासक शशांक से मतलब अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया, अपनी बहन को जंगल से बचाकर ले आया। ठीक है, और कन्नौज पर फिर से मतलब जो शशांक ने अधिकार कर लिया था उसे वापस ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए, शशांक से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि शशांक जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने जो बोधि वृक्ष है उसे कटवाने का प्रयास किया था, मतलब उसे नष्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है शशांक जो है शैव धर्म का था। तो अब देखिए, हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी भाई की हत्या का बदला ले लिया राज्यवर्धन से। ठीक है, और दूसरा अपनी बहन को छुड़ा कर ले आया। अब होता क्या है, जो कन्नौज है, कन्नौज पे अब उसकी बहन तो शासन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी बहन की सहमति से कन्नौज पर मतलब कन्नौज को अपने राज्य में मिला लेता है और जो अपनी राजधानी है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो आपको हर्षवर्धन से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि हर्षवर्धन, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि थानेश्वर से कन्नौज जो है राजधानी पुष्यभूति वंश के किस शासक ने स्थानांतरित की, तो किसने की, हर्षवर्धन ने की। कहानी मैंने बताई है, कहानी के माध्यम से आप याद रखिए, लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी बना ली। देखिए, इस समय जब गुप्तोत्तर काल है तो इस समय पाटलिपुत्र का जो महत्व है वो कम हो जाता है और कन्नौज का जो महत्व है वो बढ़ने लगता है। तो हम देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
हर्षवर्धन से आपको और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि जैसे मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में जो चीनी यात्री है, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, कौन? वेनसोंग, है ना। तो वेनसोंग जो है लगभग 630-31 ईस्वी में भारत आता है और 645 ईस्वी तक क्या करता है, भारत में रहता है, लगभग 15 साल भारत में रहता है ना। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसने किसकी रचना की थी? सी यूकी की रचना की थी, जिसमें हर्ष के बारे में लिखा है, भारत के उस समय जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में वर्णन किया है, ठीक है। किसने? वेनसोंग ने। और वेनसोंग ने ही हर्षवर्धन को शीलादित्य कहकर पुकारा था। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था या उपाधि बोले तो शीलादित्य थी, ठीक है। तो शीलादित्य किसने बोला? वेनसोंग ने बोला। किसको बोला? हर्षवर्धन को बोला, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है हर्षवर्धन से? तो जो हर्षवर्धन है ये कुशल शासक तो था, साथ में कवि भी था। क्या था? कवि भी था, इसलिए इसे साहित्य का सम्राट भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और इसने 3 रचनाएं की थी और ये तीनों रचनाओं को आपको ऐसे याद रखना है, PNR, ठीक है। जनरली आपने PNR रेलवे वगैरह में देखा होगा। तो PNR मतलब P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद और R से रत्नावली। तो ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में वेनसोंग आया था और इसने 3 रचनाएं भी की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। कौन कौन सी? तो एक तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, हर्षवर्धन ने वेनसोंग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखता था। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है, ये देखिए, हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्म गुरुओं को बुलाकर विभिन्न धर्मों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करवाया था। तो पूछता है एग्जाम में कि किसने और कहाँ, ठीक है, किसने और कहाँ विभिन्न धर्मों का विशाल सम्मेलन आयोजित करवाया था। तो किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। कहाँ करवाया था? कन्नौज में करवाया था। इसके अलावा प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन करवाता था, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ? प्रयाग में एक मतलब समारोह का आयोजन करवाता था, जिसका नाम था महामोक्ष परिषद, ठीक है, महामोक्ष परिषद। तो इसका आयोजन कहाँ करवाता था? प्रयाग में। लेकिन एक बार धर्म सभाओं का जो विशाल सभा मतलब विशाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ करवाया था? तो कन्नौज में करवाया था, ठीक है। अब देखिए, जो इतिहासकार हैं वो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक मानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि अंतिम हिंदू शासक, प्राचीन भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहते हैं? तो हर्षवर्धन को कहते हैं। तो हर्षवर्धन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हर्षवर्धन है उत्तर में तो अपना साम्राज्य स्थापित करता है और वो दक्षिण की ओर बढ़ता है और वहाँ नर्मदा नदी के तट तक जब पहुँचता है तो इसका सामना किससे होता है? चालुक्य जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय है ना, चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय है, इससे इसका युद्ध होता है और पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्ष को पराजित कर देता है। इसका वर्णन कहाँ है? तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उसके ऐहोल प्रशस्ति में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हर्षवर्धन है इसका साम्राज्य जो है उत्तर क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाता है, ठीक है। और अगर बात करूं यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की तो लगभग जो गुप्त काल थे उन्हीं के जैसे था। इसका जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी, वो लगभग गुप्त काल जैसे ही थी। बस फर्क क्या है कि जो गुप्त काल में जो व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन था, लेकिन जो हर्ष के काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र मथुरा हो जाता है और यहाँ सूती वस्त्रों का जो व्यापार है उसकी प्रमुखता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वर्धन वंश को पूरा देख लिया, कहानी के माध्यम से देख लिया। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो अन्य मैंने वंश बताए हैं साथ में, उनमें इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं था। जितनी चीज़ें बताई वो बस वही तक है और इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो अगला हमारा भाग होगा वो राजपूत वंश के ऊपर होगा और इसके बाद जो हमारा कुछ टॉपिक बच जाता है, जैसे दक्षिण भारत के जो राजवंश है और जो राजपूत काल है, ये पढ़ने के बाद हम सीधा मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाइए, ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए भी थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।